Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss another literary theory that is deconstruction theory. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। लिटरेरी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग आपको सुनने से लगता होगा कि शायद डिस्ट्रॉय करना। यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना नहीं है। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि किसी टेक्स्ट को डीपली एनालाइज करना। इंट्रोडक्शन देखें। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी इज अ क्रिटिकल मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर जैक्वेस डेरिडे in the 1960s. Derrida introduced the concept of deconstruction in his 1967 book of Grammatology. Deconstruction is an approach to understanding the relationship between the text and meanings. So basically क्या है deconstruction? एक ऐसी अप्रोच है जो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें रिलेशनशिप किसका टेक्स्ट का और उसके साथ उसका मीनिंग का, कि उस टेक्स्ट का मीनिंग क्या है एक्चुअली में। नेक्स्ट हेडिंग देखें, मोर अबाउट डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन इज अ टास्क और मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। डीकंस्ट्रक्शन एक ऐसा टास्क या मेथड है जिसे इंट्रोड्यूस करवाया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने, यानी ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया था। डेरिडा आर्ग्यूज दैट इन वेस्टर्न कल्चर पीपल थिंक एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन टर्म्स ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन। मतलब डेरिडा ने इस बात पे आर्ग्यूमेंट दिया कि जो लोग हैं वेस्टर्न के, वो बाइनरी ऑपोजिशन पे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? व्हाइट और ब्लैक कंसेप्ट, मेल के साथ फीमेल, प्राइवेट के साथ पब्लिक, कॉज के साथ इफेक्ट। ठीक है, दिस बाइनरी ऑपोजिशन क्रिएट्स हियरार्कीज। ठीक है, एक चीज जो है वो दूसरी से सुपीरियर दिखाई गई है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर व्यूज एज सुपीरियर और पॉजिटिव एंड अदर कंसीडर्ड नेगेटिव और इंफीरियर। थ्रू आउट द डिकंस्ट्रक्शन डेरिडा वांटेड टू इरेज द बाउंड्री बिटवीन द बाइनरी ऑपोजिशन। ये जो बाउंड्री थी बाइनरी ऑपोजिशन की, इसको इरेज करने के लिए उसने डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी थी। डिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट। डिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से उसको खोल के एनालाइज करना, इतना डीपली रीड आउट करना, एनालिसिस करना। Deconstructive reading uncover the unconscious rather than the conscious part of the text। ना कि सिर्फ कॉन्शियस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को खोल के आपके सामने अनकवर करती है, बल्कि अनकॉन्शियस पार्ट को भी इतना अनकवर कर दिया जाना कि उसके मीनिंग्स भी आपको समझ लगे। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं। डिकंस्ट्रक्शन को मतलब डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। Deconstruction is defined as a literature that assume that text cannot have a fixed meaning। डिकंस्ट्रक्शन को लिटरेचर में इस तरह डिफाइन किया गया है कि किसी टेक्स्ट के कोई फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं होते। एग्जाम्पल देखें। एन एग्जाम्पल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज रीडिंग अ नॉवल ट्वाइस 20 years अपार्ट एंड सीइंग हाउ इट हैज डिफरेंट मीनिंग ईच टाइम। जितनी दफा भी आप एक नॉवल को पढ़ेंगे आप उसे डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो परसीव करेंगे। हर दफा इंसान अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नए मीनिंग्स जो है वो परसीव करता है। सेकेंड डेफिनेशन देखें। हाउ वी यूज द लैंग्वेज एंड व्हाट एक्सप्रेशन कम व्हेन वी यूज दैट लैंग्वेज, दैट इज व्हाट वी कॉल डिकंस्ट्रक्शन। हम कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के हम एक्सप्रेशन देखते हैं उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, ये क्या कहलाता है? डिकंस्ट्रक्शन। इट्स वेरी सिंपल। अब ये एग्जांपल है आपको देखिए। इफ समवन अप्रिशिएट यू अबाउट एनीथिंग, डूड यू आर ऑसम एट द पार्टी, यू माइट बी थिंकिंग हेल या इट मीन्स आई वाज अगली बिफोर द पार्टी, कि क्या मतलब मैं पार्टी से पहले अच्छा नहीं था, कि सिर्फ पार्टी में अच्छा लग रहा था। सो यू डिकंस्ट्रक्ट द मीनिंग्स एंड एक्सैजरेट द सेंटेंसेस। आपने खुद ही उस चीज को बढ़ा चढ़ा के सोच लिया है। ठीक है, अपने माइंड में आपने कुछ कहने वाले के मीनिंग्स कुछ और थे, आपने जो परसीव किया वो मीनिंग्स कुछ और थे। थर्ड डेफिनेशन है। डिकंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली अ वे ऑफ रीडिंग एनी टेक्स्ट एंड देयरबाय एक्सपोजिंग द इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग व्हिच द टेक्स्ट ट्राइज टू कवर अप। वो जो टेक्स्ट है वो जिन मीनिंग्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहा होता है, उन मीनिंग्स को अनकवर कर देना। मीनिंग्स को हर दफा जब आप पढ़ेंगे एक नए मीनिंग्स आपको मिलते जाएंगे उस टेक्स्ट में से। मेजर पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के कि ये वे ऑफ रीडिंग है। इट हैज बीन वेरियसली रिगार्डेड एज अ वे ऑफ रीडिंग, अ मोड ऑफ राइटिंग। मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस है। व्हेनेवर वी रीड द टेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड इट इज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स। जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं आपके माइंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब वो क्वेश्चंस के आप आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत सारे हिडन मीनिंग्स को आपके सामने अनकवर कर देता है। थर्ड है स्ट्रेटजी ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। एक डिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो क्रिटिकल क्वेश्चंस को सामने लेके आती है। इट गिव्स द डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट, बट टेक्स्ट गिव्स द डायरेक्शन टू अ रीडर टू मेक assumption अबाउट थिंग्स व्हिच आर हिडन बिटवीन द लाइंस। इट एक्सपोजेस द रियलिटीज ऑफ द टेक्स्ट। मतलब ऐसे मीनिंग्स जो वो टेक्स्ट में नहीं लिखी गई होती, लेकिन आप उस टेक्स्ट को पढ़ के जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो assumption अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, वो आपके माइंड में वो क्या होती है? क्रिटिकल क्वेश्चनिंग आपके माइंड में क्रिएट कर देती है। For example, in King Lear, at the beginning of the drama, we have no idea what will happen to the king after dividing the kingship, but we make assumption that his daughters are not faithful towards his fatherly feelings. King Lear ड्रामा पढ़ने के एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपको पता होगा कि उसमें जब है जैसे ड्रामा की स्टार्टिंग होती है आपको ये नजर आता है
कि किंगशिप जो है वो डिवाइड हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किंग के साथ क्या होगा किंगशिप डिवाइड होने के बाद, ठीक है। लेकिन आप स्टार्टिंग लाइंस में ही आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है, उनकी डॉटर्स जो हैं उनकी बातों से आपको ये कंसेप्ट मिलता है कि वो जो है अपनी फादरली फीलिंग्स के साथ लॉयल नहीं है। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ लैंग्वेज। एम्फेसाइज ये जोर देती है इंटरनल वर्किंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इंटरनल वर्किंग पे। व्हाट इज अ कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या कंसेप्ट है टेक्स्ट में, हाउ द लैंग्वेज इवॉल्व्स और हाउ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड और व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स एग्जिस्ट इन द लैंग्वेज, किस तरह लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह उसके मीनिंग्स जो होते हैं वो हम परसीव करते हैं और कैसे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होती है और किस तरह लैंग्वेज हमारे दरमियान एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इन उर्दू द वर्ड कल, यू मे बी कंफ्यूज्ड विच कल, प्रीवियस कल है और कमिंग कल, ओके। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इंक्वायरी, इट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल इफ द राइटर इज पोर्ट्रेइंग समथिंग इन द टेक्स्ट, अगर राइटर जो है वो कुछ पोर्ट्रे कर रहा है टेक्स्ट में एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट थिंग्स आर राइटर ट्राइंग टू से, कौन सी चीजें हैं, क्या राइटर बताना चाह रहा है। ऑलमोस्ट ऑल हिज राइटिंग इज फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, सारी जो राइटिंग है वो कंफ्यूजन और इख्तिलाफात से भरी होती है। सो हियर द रीडर यूजेस द मेथड ऑफ डीकंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द मीनिंग। अब वो कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपको दूर से देखने में ना एक मशीन बिल्कुल सिंपल सी खूबसूरत सी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं उसके अंदर इतने छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना कि इतनी बारीकी से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि इंसान की सोच खत्म हो जाती है कि कैसे बनाने वाले ने इसे बनाया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो टेक्स्ट है वो आपको देखने में एक नॉर्मल राइटिंग लग रही है लिखी हुई, लेकिन जब आप उसको खोल के देखते हैं, उसके एक एक वर्ड्स को एनालाइज करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके लैंग्वेज को, उसके लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं किस तरह की यूज की है, किस तरह की लैंग्वेज, आपके सामने बहुत सारी हिडन मीनिंग जो है वो सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट वही है फिर हिडन मीनिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिडन मीनिंग्स। हिडन मीनिंग्स जो होते हैं जो डायरेक्ट टेक्स्ट आपको नहीं दे रहा उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको देती है। अनकवर द ग्राउंड रियलिटीज थ्रू रिकवर द मीनिंग्स, ग्राउंड रियलिटीज को अनकवर कर देती है और आपके माइंड में एक नए मीनिंग को रिकवर करती है। नेक्स्ट कुछ मेजर टर्म्स हैं जो कि रिगार्डिंग दिस थ्योरी। एपोरिया की टर्म यूज हुई है। एपोरिया होती है रिटोरिकल डिवाइस वेयर स्पीकर एक्सप्रेस डाउट और अनसर्टेनिटी, ठीक है, ऑफ्टन टू मेक अ पॉइंट और एंगेज द ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करने के लिए वो मतलब समथिंग उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो येस और नो, व्हाट इज राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ लाइन्स देखें, इन माई इग्नोरेंस आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई आई वॉज सो अनहैप्पी, मैं अपनी जहालत में मुझे नहीं पता कि मैं इतना नाखुश क्यों हूँ। ये जीन जैकोस रोजी की लाइन्स हैं। हियर रोजी यूजेस एपोरिया टू एक्सप्रेस हिज अनसर्टेनिटी एंड इग्नोरेंस which serves to highlight his emotional state and draw the reader into his introspection। यहाँ पे वो अपनी इमोशनल स्टेट को अपने टेक्स्ट में यूज करते हैं। इमोशनल स्टेट रीडर के सामने आती है तो वो रीडर को एंगेज करती है उस राइटिंग के साथ और उसके ऑथर के साथ। सेकेंड टर्म यहाँ पे यूज हुई है लोगोसेंट्रिसिज्म की। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट स्पीच इज ओरिजिनल एंड रिटन वर्ड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पोकन वर्ड्स। Post-structuralist did not believe in the idea of logocentrism by saying that speech is not superior to writing, both are complementary। Structuralist कहते हैं कि स्पीच ज्यादा बेहतर है राइटिंग से, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते, लोगोसेंट्रिसिज्म पे बिलीव नहीं करते, कहते हैं बोथ जो है वो कॉम्प्लीमेंटरी हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का। आपको याद है कि आपने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था। Derrida argues that words signifier are arbitrary and do not have a direct connection to their meanings। डेरिडा कहते हैं कि सिग्निफायर जो होता है वो आर्बिट्ररी होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता उसके मीनिंग के साथ। डिफरेंस का वर्ड यहाँ पे यूज किया, टर्म डिफरेंस। डेरिडाज टर्म फॉर द वे मीनिंग इज ऑलवेज इन फ्लक्स एंड डिफर्ड नेवर फिक्स्ड और स्टेबल। वो कहते हैं किसी चीज का जो माइनिंग है वो स्टेबल नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। गूगल पे जाके किसी एक वर्ड का मीनिंग सर्च करते हैं, गूगल आपको 50 to 100 जो उसके मीनिंग्स हैं वो आपको दे देता है, ठीक है। वो कहते हैं मीनिंग जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। ये नहीं कि ये एक वर्ड है तो इसका यही एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसके आगे कई सारे मीनिंग्स हैं। अब उनको आप आगे बारी बारी पेश करेंगे तो उनके आगे कई सारे मीनिंग्स हैं। जब तक आप खुद उस चीज को मान ही ना लेते कि हाँ ये मीनिंग है, आप रुकते नहीं है, आगे से आगे सर्च करते रहते हैं, तो मीनिंग्स भी जो है वो आगे से आगे आपको नए से नए निकलते जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस की टर्म जो थी इंट्रोड्यूस करवाई थी डेरिडा ने। सुप्लीमेंट है द आइडिया दैट एडिशन और सप्लीमेंट टू अ टेक्स्ट कैन डिसरप्ट और The idea that additions or supplements to a text can disrupt its intended meanings। किसी टेक्स्ट में कोई वर्ड यूज हुआ, आप उस वर्ड के मीनिंग्स को सर्च करते हैं, उसके मीनिंग सर्च करते हैं, कोई नए मीनिंग आ जाते हैं, जो मीनिंग आते हैं आप उसको दोबारा सर्च करते हैं, उसके कुछ और मीनिंग्स आ जाते हैं। इस तरह वो कहते हैं आप उसमें इजाफा ही होता रहता है। बाइनरी ओपोजिशन है। डिकंस्ट्रक्शन चैलेंजेस द बाइनरी ओपोजिशन, फॉर एग्जांपल गुड वर्सेस इविल, प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस एंड द अंडरलाई वेस्टर्न फिलोसफी। ये वेस्टर्न फिलोसफी थी। बाइनरी ओपोजिशन का कंसेप्ट आपको मिलता है डिकंस्ट्रक्शन में। टेक्सचुअल इंस्टेबिलिटी, डिकंस्ट्रक्शन रिवॉल्व्स हाउ टेक्स्ट आर इनहेरेंटली अनस्टेबल, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो इनहेरेंटली अनस्टेबल है एंड सब्जेक्ट डू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस,
और जो पढ़ने वाला रीडर है वो उसे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल मीनिंग्स जितनी दफा पढ़ेगा उतनी दफा वो परसीव कर सकता है। यहाँ पे हमारी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी खत्म होती है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे नेक्स्ट सजेस्ट करें कि कौन सी लिटरेरी थ्योरी पे वीडियो बनाई जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।